हेलो एस्पिरेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम तकनीकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पीसीएस मेंस एग्जाम में उससे संदर्भित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें जो तकनीकी का विस्तार और गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इस जो तकनीकी थ्रेट्स होते हैं, जिसमें आपका साइबर अटैक हो गया, साइबर स्पूफिंग हो गई, डाटा ब्रीच हो गए, प्राइवेसी कंसर्न्स रिलेटेड, तो उसके संदर्भ में बात करेंगे। और बीते क्लास में हमने देखा कि एक जो रीजनल बिहार के डेवलपमेंट में तकनीकी की क्या भूमिका हो सकती है, उससे उसके डेवलपमेंट में तकनीकी की भूमिका को डिफाइन करते हुए हमने अपने आंसर की फॉर्मेटिंग की थी। जिस प्रकार से क्वेश्चन की डिमांड होती है और उस क्वेश्चन में हमें जो इनपुट डालना होता है उस पे आपकी सावधानी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी कीवर्ड को वहां पर अरेंज करने की कोशिश करें, इससे आपका आंसर जो होता है वह बिखरा हुआ नजर आता है, स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास जो कनेक्टिव ऑफ वर्ड है वह बेहतर होने चाहिए और एक दूसरे के साथ शब्दों का तालमेल उचित रूप में होना चाहिए। बाकी आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसे हम अपने इनपुट के माध्यम से किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं, क्या चीज़ों की संभावना है और क्या क्या उसके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, India has faced severe data threat both in public and government domain. Discuss various areas of cyber threats and the measure taken by the central government in each of them with the help of existing technology. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ जिस रूप में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस रूप में हमारा तकनीकी क्षेत्र में विकास हो रहा है, उसके साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। तो आपका यहाँ पे जो की पॉइंट मिला, पहला की पॉइंट, उसमें आपका डाटा चोरी जो है उसके संदर्भ में बात की रही है, डाटा चोरी। तो क्वेश्चन में आपका, क्योंकि यह कॉमन पॉइंट है, तकनीक की क्या भूमिका होगी जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और साथ ही जो सरकारी तंत्र है उसके लिए भी चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं। तो तकनीकी के इस दौर में, तकनीकी के इस क्षेत्र में भारत की प्रगति के साथ आम जनजीवन और सरकारी तंत्र के परिक्षेत्र में हम देखें तो डाटा चोरी से भारत गंभीर रूप से त्रस्त है। तो डाटा चोरी के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए एवं इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन किस तकनीकी सहायता से किया जा रहा है, इसके संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। तो चूंकि क्वेश्चन अपने आप में काफी ब्रॉड है, इसके कई सारे डायमेंशन हैं, उस डायमेंशन को हम एक्यूमुलेट करते हुए एक शॉर्ट्स नोट्स में इस आंसर को प्रोवाइड करेंगे। और डिस्कशन का जो हमारा मोड होगा, बेसिकली जिसमें हम साइबर अटैक्स एंड एस्पिनोज, जो खुफिया तंत्र होते हैं विभिन्न देशों के, वह किस प्रकार से अटैक कर रहे हैं, साइबर अटैक किस रूप में हो रहा है और उससे क्या हानि है और उससे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। डाटा ब्रीच और प्राइवेसी कंसर्न किस प्रकार से उभर रहे हैं और उसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसे बचाने के लिए, उसे टैकल करने के लिए। फिर फाइनेंशियल साइबर थ्रेट्स कैसे आते हैं और उसके प्रयास क्या हैं उसको कम करने के लिए। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए क्या सरकारी प्रयास हैं, उसके संदर्भ में हम अपनी चर्चा को देखेंगे। इलेक्शन इंटरफेरेंस में किस प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित किया जाता है, आपके चॉइस के को बार बार मैनिपुलेट करके, उसके संदर्भ में भी देखेंगे। फिर किस प्रकार से जो कैपेसिटी बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमारे यहाँ पे कम है, उसके उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं, आपका इंट्रो, जिस प्रकार से भारत में तकनीकी समस्याएं उभर रही हैं और एक कॉमन सिविल पर्सन और सरकारी तंत्र दोनों उससे ग्रस्त हैं,
उससे निपटने के लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि इंट्रो हमारा क्या हो सकता है। तो स्टार्टिंग देखें तो इंट्रो की जो भूमिका है इसमें इस रूप में होगी कि इंडिया चूंकि तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विभिन्न सरकारी प्रयास तकनीकी रूप से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव की कनेक्टिविटी हो गई है, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर वहाँ वहाँ को वहाँ के लोगों को कंप्यूटर की सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ई पंचायत का कंसेप्ट आया है। ई पंचायत में आपके सारे जो डेटा होते हैं एक गांव के, उस डेटा को इकट्ठा किया जाता है, और जो भी डेवलपमेंट के कार्य प्रोसेस्ड हैं या फिर हो चुके हैं उसके संदर्भ में जानकारी होती है। इसके अलावा एक जिले में, एक राज्य में, पूरे देश में एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे जो व्यक्ति किसी भी सरकारी तंत्र से संबंधित है या भी सरकारी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से संबंधित है, वहाँ पे उसके डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन जब किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो यह सारे जो डेटाज होते हैं इस पर संकट मंडरा रहा होता है। तो उस संकट का हम रूप देखेंगे और उसमें हम अपने कंटेंट को एक एक्यूमुलेटिव तरीके से अपने कंटेंट को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या पॉइंट के हिसाब से आपके इस आंसर की जो प्रस्तुति है वह बेहतर हो सकती है। तो हमारा मेन बॉडी पार्ट देखते हैं कि मेन बॉडी पार्ट में आप क्या क्या पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको साइबर अटैक और एस्पिनोज की बात की, यह किस रूप में जो हमारी सुरक्षा तंत्र है, सरकारी मशीनरी तंत्र है, उसको प्रभावित करता है, उस पर हम देखते हैं कि साइबर अटैक और एस्पिनोज यह गवर्नमेंट रिस्क को बढ़ा देता है, जिससे पब्लिक डाटा जो डाटाज होते हैं वह पब्लिक होते हैं। और जिस प्रकार से आपने एक एग्जांपल देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका का, कैम्ब्रिज एनालिटिका का हमारा पहला पॉइंट है साइबर अटैक एंड एस्पिनोज। साइबर अटैक एंड एस्पिनोज। साइबर अटैक में बेसिकली आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर सरकारी जो डाटाबेस होते हैं उस पर अटैक किया जाता है और वहाँ से सूचना को चोरी करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम देखें यह सूचना चोरी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि एक जो व्यक्तिगत जानकारी होती है वह पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और उस जानकारी के माध्यम से जो थ्रीट देने वाला होता है वह आपसे रैंसम और विभिन्न प्रकार के उगाही वाले कार्य कर सकता है। तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है, साथ ही एक पब्लिक अवेयरनेस की भी जिम्मेदारी है। पब्लिक अवेयरनेस का भी एक भाग है कि आपको अपनी सुरक्षा के प्रति कंसर्न रहना होगा। तो जिस भी प्रकार से जैसे हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या मेजर्स लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को डेवलप किया है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सेंटर। क्या होगा इसके माध्यम से, इसके माध्यम से जब भी कोई साइबर अटैक की घटना होगी तो सबसे पहले यह सूचना गवर्नमेंट जो सरकारी तंत्र है उसे अलर्ट कर देगा। तो यह तंत्र जो काम करेगा, यह इंस्टीट्यूशन काम करेगा, वह बेसिकली अटैक के तुरंत बाद जो एक एक्टिव मोड होता है उसमें आकर उस सूचना की चोरी को रोकने का प्रयास करेगा। तो आपका यह NCIIPC जो कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है वह इसमें भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन
सेंटर। यह मुख्यतः इस रूप में स्थापित किया गया है कि राज्य संदर्भित जो सूचना है, जो डेटा मोड है, उस पर अगर अ, किसी प्रकार की चोरी या फिर किसी प्रकार का अटैक होता है, तो यह कोऑर्डिनेट करके उस रिस्क को कम करने का प्रयास करता है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाटा ब्रीच एंड प्राइवेसी कंसर्न। डाटा ब्रीच एंड प्राइवेसी कंसर्न। इसमें अमूमन यह देखा गया है कि आपके जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइवेट जो पोर्टफोलियो होता है, उसे पब्लिक करके आपसे फिरौती या फिर आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है। यह बेसिकली पर्सनल लेवल पर होता है, पर्सनल लेवल पर होता है, जिसमें आपके फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो निजी सूचना है उसको चोरी करके उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, जिससे आपसे रैंसम मांगा जा सके, जिससे आपसे फिरौती मांगी जा सके। अभी हाल ही में एक स्पाईवेयर करके आया था, स्पाईवेयर करके एक अटैक, एक स्पूफिंग और स्पाईवेयर, स्पाईवेयर जिसमें आपके कंप्यूटर पे अटैक करके, पर्सनल कंप्यूटर पे अटैक करके आपसे सूचना मांगी गई थी। और उसे तब तक अनलॉक नहीं किया जा सकता था जब तक आप बिटकॉइन में उसकी पूर्ति ना करें। तो आपका स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर, तो ये सारे जो मेजर हैं कंसर्न डाटा और प्राइवेसी को लेकर उभरते हैं, सामने दिखाई देते हैं, जिसमें प्राइवेसी वायलेशन होता है और आपके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिक किया जाता है। तो इसके लिए जो सरकार बिल लाई है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें बेसिकली जो पार्ट दिखता है आपको कि क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, क्या मेजर्स अपनाए गए हैं, उसके संदर्भ में बात की गई है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, डाटा प्रोटेक्शन बिल को। फिर फाइनेंशियल थ्रेट्स देखते हैं, फाइनेंशियल साइबर थ्रेट किस रूप में लोगों के सामने आते हैं। फाइनेंशियल साइबर थ्रेट, फाइनेंशियल साइबर थ्रेट, फाइनेंशियल साइबर थ्रेट में आपसे आपके बैंकिंग जो यूज़र हैं, बैंकिंग जो कंपनीज हैं, उनका एक फेक डोमेन क्रिएट करते हुए आपसे आपके जो एटीएम के पिन है उससे या फिर आपके नेट बैंकिंग संबंधित सूचनाओं को मांगा जाता है और आपसे ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है फाइनेंस के रूप में। यह आपके वित्तीय जो स्थिति है उस पर उसकी चोरी करता है। और फाइनेंशियल डाटा के चोरी करने से आपकी जो मुद्रा संबंधी जानकारी है, पहली बात तो आपके अकाउंट सेफ नहीं रहते, और ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी जो स्थिति होती है वह उसे, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर प्रभाव करता है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर प्रभाव डालता है। इसके लिए मेजर्स क्या क्या अपनाए गए हैं, तो सबसे बड़ा मेजर जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिफिकेशन।
टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, जिसमें आपके बैंक का जो पासवर्ड है, वो पिन है, वह अलग, फिर आपके मोबाइल से ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको सहमति देनी पड़ती है। तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में पावर ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसको प्रभावित करता है। इसके लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। फोर्थ पॉइंट आपका है क्रिटिकल क्रिटिकल पावर मैनेजमेंट। क्रिटिकल पावर मैनेजमेंट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी जैसे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर अटैक किया जाता है। और जो ऊर्जा संबंधी जो थ्रीट होती है वह कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था, पूरी सरकारी मशीनरी को प्रभावित करती है। तो आपका क्रिटिकल पावर मैनेजमेंट में जो थ्रीट है, इसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसमें जो मुख्य आरंभ बिंदु है, इसमें इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। उनका इस रूप में सुरक्षा स्थापित की जाती है कि किसी भी प्रकार के अटैक के पहले ही वह अपनी सुरक्षा संदर्भी जो लेयर है उसको क्रिएट करता है और किसी भी व्यवधान को होने से रोकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है कि किस प्रकार के मेजरमेंट अपनाए जाने चाहिए, किस प्रकार के लोगों को उसमें शामिल करके उस जो एक इकोसिस्टम है वह डेवलप किया जाता है और आने वाले जो खतरे की संभावना है उसको रोका जाता है। तो आपका ये जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है। नेक्स्ट थ्रीट क्या है? इलेक्शन इंटरफेरेंस। इलेक्शन इंटरफेरेंस इलेक्शन इलेक्शन इंटरफेरेंस किस रूप में है? आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो किसी जो चुनावी कैंपेन होते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पे अपने जो ऐड होते हैं उसको करते हैं। इसमें जो दल संबंधी जो सूचना होती है उसको डिफेक्ट करके, उस पर अटैक करके, उनकी सूचनाओं को चोरी करके, उसका मैनिपुलेशन करके जो चॉइसेस हैं उसको प्रभावित करने का काम किया जाता है। तो आपकी चॉइसेस एक ही प्रकार के ऐड को आपको दिखाया जाएगा, पैसे लेकर जो आपके चुनावी थॉट है उसको बदलने का प्रयास किया जाता है। तो यह आपके इलेक्शन इंटरफेरेंस होता है, जिसमें जो साइबर सिक्योरिटी है वह सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वोटर जो डेटाबेस है उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो वोटर डेटाबेस प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और इससे होने वाले खतरे जो हैं उससे निकलने का प्रयास कर रही है। तो इलेक्शन इंटरफेरेंस को भी प्रभावित करता है। फिर यहाँ पे जो एक गैप देखने को मिलता है वह स्किल एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग और साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन
स्किल एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग इस रूप में है कि हमारे यहाँ पर लैक ऑफ स्किल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। इससे निकलने के लिए जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ टाई अप करके इस स्थिति से निकलने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है और साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस साइबर अटैक से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्रॉस बॉर्डर जो साइबर थ्रेट्स हैं उनके उनके कॉपरेशन के माध्यम से इन साइबर थ्रेट से निकलने में, इस साइबर थ्रेट को टैकल करने में जो सरकारी तंत्र है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये आपके 7 से 8 पॉइंट हैं जो आप इस आंसर में प्रोवाइड अपने यूज़ कर सकते हो। आपके इलेक्शन इंटरफेरेंस किस प्रकार से होता है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट उसको हम किस प्रकार से डेवलप करते हैं, साइबर अटैक और एस्पिनेंस को किस प्रकार से टैकल किया जाता है, क्या इंस्टीट्यूशन उसके लिए बनाए गए हैं, आपके प्राइवेसी कंसर्न किस प्रकार से उभर कर सामने आते हैं, और साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपके पब्लिक अवेयरनेस की। सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार के कैंपेन चलाती है कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो वह निश्चित नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो, सरकार की वेबसाइट है उस पर कनेक्ट कर सकते हो और अपने जो साइबर जो फ्रॉड आपके साथ हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल रूप से, पर्सनल रूप से, उसके संदर्भ में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो और उसके समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो पब्लिक लेवल पर आपके जो अवेयरनेस है वह भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के वो वॉइस के माध्यम से आपको कंपनियां सतर्क करती हैं फाइनेंशियल रूप में कि हम इस प्रकार की किसी जानकारी को आपसे नहीं मांगते, तो वह भी आपकी चेतना का स्तर बताता है और आपको अवेयर करता है कि आपको कहाँ पर किस प्रकार की जो सावधानी है बरतनी चाहिए। तो यह बेसिक हमारा मेन कंटेंट पार्ट हुआ। बाकी आपका कंक्लूजन में आप इस प्रकार से अपना आंसर लास्ट में डिफाइन कर सकते हो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब विकास की गति रफ्तार पर हो और विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस निकल कर आएँ, तो इसमें जो मुख्य भूमिका है पॉलिसीज़ की, फ्रेमवर्क और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वह इस रूप में हो कि चैलेंजेस को आसानी से टैकल किया जा सके। तो यह एक भूमिका है जिसमें हमने देखा और हमारा एक स्ट्रक्चरल जो आंसर फॉर्मेटिंग है वो हमने की। बाकी किसी भी अदर सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस इनिशिएटिव को और लोगों तक पहुंचाइए और लोग हमसे जुड़ सकें ताकि हम अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रोवाइड कर सकें और हमारे इस इनिशिएटिव का लोग लाभ ले सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।